दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूसिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। ऐसे ही ध्रुव अकेले स्प्रिंगफील्ड की ओर जा रहा था। स्प्रिंगफील्ड स्टारी नाइट होटल दुनिया के गिने चुने 5 से 10 स्टार होटलों में एक। इस होटल को सिर्फ विलासिता कहना गलत होगा। कहा जाता था कि एंट्रेंस पर लगे दोनों शेयर प्योर गोल्ड के बने हुए हैं। ये होटल के शानो शौकत के अलग ही लेवल को दिखाता था। 18वीं मंजिल एक लग्जरी स्वीट में तानिया के चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। वो सामने बैठे सुशांत को घूर रही थी। पीछे वैन और गॉर्डन चुपचाप खड़े थे। सुशांत आराम से चमड़े के सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा था, हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए। मिस वार्नर, मैंने आपको साफ साफ समझाया था कि अकेले आना, फिर ये दोनों को साथ लाने का क्या मतलब? सुशांत ने धीमी आवाज में मगर साफ लहजे में कहा। तानिया ने गुस्से से पलटकर पूछा, सुशांत, तुम चाहते क्या हो? क्या चाहता हूं? मिस वार्नर, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे फैसिनेटेड हूं। ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप मेरी बात समझती हैं या नहीं। सुशांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुशांत, सपना देखना बंद करो। मैं यहां सिर्फ एक एम्प्लॉई हूं। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे बॉस से बात करो। ओह, आपके बॉस? मैंने आपकी कंपनी की जांच करवाई है। ये बस एक नई कंपनी है जो दक्षिण नदी प्रांत जैसे छोटे इलाके से ऑपरेट कर रही है। तो क्या हुआ अगर नहीं है? हमने सबसे बड़ी बोली लगाई और ये प्रोजेक्ट हमारा है, तानिया ने साफ कहा। नहीं नहीं मिस वार्नर, सुशांत हंसते हुए बोला। एक नई कंपनी को जांचा जा सकता है कि वो इस प्रोजेक्ट को संभाल भी सकती है या नहीं। और वैसे भी ये 3 साल की इंस्पेक्शन पीरियड का मामला है। तुम... तानिया ने गुस्से में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई। 3 साल की जांच अवधि? यह तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था। ध्रुव ने जरूर कहा था कि उनके पास पैसा है, लेकिन इतनी बड़ी कैश लॉस सहना आसान नहीं होगा। तानिया इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदार थी और वो कंपनी को डूबता नहीं देख सकती थी। सुशांत, अगर तुमने ऐसा किया तो ये हमारी कंपनी के लिए बर्बादी होगी। तानिया की आवाज कांप गई। मिस वार्नर, सच कहूं तो मैं सिर्फ स्प्रिंगफील्ड में एक बयान दे दूं तो कोई आपकी कंपनी के साथ काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहां तक कि जो लोग पहले से जुड़े हैं वो भी दूर भाग जाएंगे, समझी? सुशांत, तुम बदमाश हो। तानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। जब वो गोल्डन लीफ होटल की लॉबी मैनेजर थी, तब भी कई नकली अमीर उससे मिलने आते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी उसे इस तरह मजबूर नहीं किया था। और उस समय तानिया के पास गोल्डन लीफ होटल का समर्थन था, जो साउथ रिवर प्रांत में सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। जब तक वह खुद आगे न आए, कोई भी उसकी ओर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब स्प्रिंगफील्ड में सुशांत जैसे यंग मास्टर का सामना करते हुए वह खुद को थोड़ा बेबस महसूस कर रही थी। जिन चालों से उसने पहले नए खिलाड़ियों को मात दी थी, वो सुशांत के खिलाफ बेअसर साबित हो रही थीं। 2-3 बार की मुलाकात के बाद दूसरी पार्टी ने अपनी पेशेंस खो दी थी और अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसकी इन्वेस्टमेंट प्लान को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब तक इस प्रोजेक्ट में 3 बिलियन की डिपॉजिट इन्वेस्ट की जा चुकी थी। अगर इसे 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता था कि पॉलिसी में कोई बदलाव होगा या नहीं। हो सकता था कि तब तक ये 3 अरब पूरी तरह डूब जाएं। और अगर 3 साल बाद भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा अगर दूसरी पार्टी अगले 3 साल के लिए फिर कोई अड़चन डाल दे? जब सुशांत उन्हें 3 साल रोक सकता है तो अगला 3 साल भी रोकने की ताकत रखता है। मिस वार्नर, ये जमीन हमेशा से हमारी कंपनी की मानी जाती है। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं और इसे छीनने की कोशिश कर रही हैं।
क्या आपको हारने का डर नहीं है? सुशांत ने ठंडे स्वर में कहा, सुनिए, आपको मुझसे माफी मांगनी होगी और मेरी बात मानते हुए मेरे साथ ओबीडियंटली रहना होगा। साथ ही आपकी कंपनी को नीलामी की आधी कीमत पर यह जमीन मुझे देनी होगी। वह थोड़ी देर रुका और फिर गंभीरता से बोला, वरना स्प्रिंगफील्ड में आपका हर इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि आपके बॉस सही डिसीजन लेंगे। सुशांत पिछले कुछ दिनों से इस मामले में झुलस रहा था। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से बात पक्की कर ली थी। 20 अरब की कीमत पर वह यह जमीन खरीदने ही वाला था। वह इसे खरीदकर बड़ी तारीफें बटोरता और फिर डबल प्रॉफिट पर बेच देता। लेकिन अचानक किसी ने 30 अरब की बोली लगाकर वह जमीन खरीद ली। अब वह अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? उसे लगा कोई जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहा है। पर जब उसने तहकीकात की तो पाया कि यह एक बाहरी व्यक्ति था। कितना हिम्मत वाला! एक बाहरी आदमी ने सुशांत के मुंह के सामने रखा केक छीनने की हिम्मत की। अगर सुशांत ने उस आदमी से अपने पैसे और इज्जत वापस नहीं ली तो भविष्य में वह स्प्रिंगफील्ड में अपनी पहचान कैसे बचाएगा? पहले तो वह मामला सीधा सुलझाना चाहता था, लेकिन तानिया को देखने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। अब वह सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, तानिया को भी पाना चाहता था। तानिया, जो अपने परिवार की वजह से बहुत ट्रॉमा से गुजरी थी, धीरे धीरे बदल गई थी। जब ध्रुव ने उसे स्प्रिंगफील्ड शिफ्ट किया तो उसने खुद को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन में बदल दिया। उसकी खूबसूरती और व्यक्तित्व के मेल ने उसे इतना आकर्षक बना दिया था कि सुशांत जैसे प्लेबॉय को भी उसे पाने की चाहत हो गई। तानिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बॉस को यहां बुला लूंगी। उसने पलटकर देखा भी नहीं और स्वीट से बाहर चली गई। सुशांत की बातें सुनने के बाद तानिया थोड़ा निश्चिंत हो गई थी। उसे लगा कि सुशांत यह सब उसे पाने के लिए कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कंपनी को बड़ा नुकसान होगा और इसकी वजह से वह कंपनी की दोषी बन जाएगी। हालांकि सुशांत की बातों से यह साफ था कि उसने धोखेबाजी की है। यही वजह थी कि दूसरी पार्टी ने तानिया की कंपनी के खिलाफ कदम उठाए। इस मामले में तानिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ध्रुव को इसकी जानकारी देना। आखिर वही था जिसने उसे कहा था कि बाकी चीजों की चिंता किए बिना अपने तरीके से काम करे। तानिया को पूरा यकीन था कि ध्रुव, जो एक अमीर खानदान का लड़का है, इन छोटी छोटी दिक्कतों को सुलझा लेगा। वह सुशांत से उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी जब वह कुछ कदम चली, अचानक कुछ बड़े आदमी उसके रास्ते में आ गए। पीछे से सुशांत की आवाज आई, मिस वार्नर, आपको क्या लगता है कि आप कहां हैं? क्या आपको लगता है कि आप जब चाहें आ जा सकती हैं? एक बार मेरे कमरे में आ जाने के बाद बाहर जाना इतना आसान नहीं है। आज मैं थोड़ा ब्याज लूंगा और जब तुम्हारा बॉस आएगा तो मूलधन भी वसूल लूंगा। तानिया ने गुस्से में पलटकर कहा, सुशांत, तुम कानून तोड़ रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती हूं। कानून? सुशांत हंसते हुए बोला, मिस वार्नर, लगता है आप समझ नहीं रही। स्प्रिंगफील्ड में लॉ मैं हूं। इन्हें पकड़ो, लेकिन ध्यान रहे मिस वार्नर को चोट मत पहुंचाना। सुशांत के इशारा करते ही बड़े आदमी वैन और गॉर्डन पर टूट पड़े। सुशांत का चेहरा तानिया की ओर था। वह उसे सिर से पैर तक देख रहा था। तानिया का शानदार फिगर उसके सिर पर चढ़ चुका था। आज ये औरत मेरी होगी, सुशांत मन ही मन बड़बड़ाया। एक प्लेबॉय की तरह उसने अनगिनत औरतों के साथ वक्त बिताया था, लेकिन तानिया जैसी एक कॉन्फिडेंट और मजबूत बिजनेस वुमन पहली बार उसकी नजरों में आई थी। स्प्रिंगफील्ड में गनाथर ने हर वो औरत पाई थी जिसे उसने चाहा। उसकी बस एक आवाज पर औरतें खुद ही उसके पास आ जाती थीं। लेकिन तानिया पर उसकी यह तरकीब काम नहीं आई। उसने कई बार तानिया को संकेत दिया, लेकिन तानिया ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया। यही वजह थी
कि सुशांत की उसे पाने की इच्छा और भी बढ़ गई थी। उसे यकीन था कि अगर तानिया का बॉस भी यहां आ गया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आखिर में स्प्रिंगफील्ड में फैसले सुशांत के ही होते थे। वह अपनी ख्वाहिशों के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी धप धप धड़ाम, जोरदार आवाजों ने उसे ख्यालों से बाहर खींच लिया। सुशांत ने चौंक कर देखा। उसके गुंडे उड़कर दीवार से जा टकराए थे। वे अभी तक सामने वाले को छू भी नहीं पाए थे और पहले ही जमीन पर गिर गए थे। हर तरफ उनके दर्द से कराहने की आवाजें थीं। ये क्या हुआ? सुशांत पूरी तरह उलझन में था। भले ही ये लोग कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं थे, लेकिन उन्हें उसने खास तौर पर चुना था। हर किसी का वजन 200 किलो से ज्यादा था और वे किक बॉक्सिंग में ट्रेंड थे। वे आसानी से 4 से 5 आम आदमी को हरा सकते थे, लेकिन यहां वे पल भर में ही धराशायी हो गए थे। सुशांत कुछ देर तक स्थिति को समझ ही नहीं पाया। वहीं तानिया थोड़ी घबराई हुई थी। सुशांत ने जिस तरह से उसकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की, उसने तानिया को असहज कर दिया था। लेकिन तानिया ने कभी वैन और गॉर्डन को लड़ते हुए नहीं देखा था। उन्हें ध्रुव ने उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था, तो वह मानती थी कि वे कमजोर नहीं होंगे। इसलिए घबराहट के बावजूद उसने खुद पर काबू रखा। उसे ध्रुव पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर में वैन और गॉर्डन ने सुशांत के गुंडों को अपने जोरदार मुक्कों से चित्त कर दिया। जब सारे गुंडे गिर गए तो तानिया ने सुशांत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और वैन और गॉर्डन को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह बिना किसी डर के कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में सिर्फ सुशांत और उसके जमीन पर पड़े गुंडे बचे थे। हालांकि तानिया जीत चुकी थी, उसने सुशांत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। यह नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहती थी। सुशांत जैसा बेशर्म और भ्रष्ट इंसान देखकर उसका मन हुआ कि उसे थप्पड़ मारे और जलील करे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे पता था कि इस प्रोजेक्ट के लिए सुशांत कितना महत्वपूर्ण है। सुशांत की स्प्रिंगफील्ड में गहरी पकड़ थी। बाहरी लोगों के लिए उससे उलझना खतरे से खाली नहीं था। तानिया नहीं चाहती थी कि इस मामले की वजह से ध्रुव को परेशानी हो। कमरे में सुशांत ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने वाइन का गिलास उठाया, एक लंबा घूंट लिया और हल्के से मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, दिलचस्प, ये लड़की उतनी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये खेल और मजेदार होता जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपार्टमेंट में तानिया अपने अपार्टमेंट में लौट आई। उसने तुरंत ध्रुव को फोन किया और पूरा मामला समझा दिया। उसने फोन रख दिया और उदास होकर सोफे पर लेट गई। शुरुआत में उसे लगा था कि यह प्रोजेक्ट आराम से नीलाम हो जाएगा। वह खुश थी कि वह ध्रुव का दिया हुआ काम पूरी तरह से पूरा कर पाएगी। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट रुक गया था। मामला अब पूरी तरह ध्रुव के हाथों में था। इसी बीच विनीता कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि तानिया सोफे पर लेटी हुई थी और परेशान लग रही थी। क्या हुआ तानिया? तुम्हारा मूड पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है। किसने तुम्हें परेशान किया? मुझे बताओ, विनीता ने कहा और सोफे के दूसरी तरफ बैठ गई। कुछ नहीं हुआ, तानिया ने हल्की आवाज में जवाब दिया। बस प्रोजेक्ट में थोड़ी दिक्कत है। मैंने बॉस को बता दिया है, वही इसे सुलझाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे बॉस को खुद आना पड़ रहा है? विनीता ने हैरानी से पूछा। वही जमीन का मामला है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बात की थी। हम प्रोजेक्ट के लिए बोली जीत चुके थे, लेकिन बीच में छेड़छाड़ हो गई। अब प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया गया है। ओह, कौन इतनी ताकत रखता है कि अरबों की डील को रोक दे? विनीता ने उत्सुकता से पूछा। हाल ही में तानिया एक जमीन के टुकड़े पर बोली लगा रही थी। विनीता ने तानिया को इस बारे में बात करते हुए सुना था। उस समय तानिया बहुत खुश थी और कह रही थी कि जब नीलामी पूरी हो जाएगी तो वह अपने बॉस द्वारा सौंपा गया काम पूरा कर सकेगी। लेकिन अब स्थिति कुछ और ही थी। विनीता ने सोचा,
तब सब कुछ आसानी से चल रहा था, लेकिन मैंने उसे सावधान रहने की सलाह दी थी। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। विनीता ने सुझाव दिया, बेहतर होगा कि तुम किसी और चीज में निवेश करो। पर तानिया जानती थीं कि स्प्रिंगफील्ड में जमीन जैसे संसाधन बेहद दुर्लभ है। यहां बड़े परिवारों का नियंत्रण होता है। ये सब करना आसान नहीं है, उसने धीरे से कहा। यहां तक कि अगर किसी के पास बोली लगाने के लिए पैसे हों, तो भी उन्हें बाद में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज को आधे दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। कई नए निवेशक भारी रकम लेकर स्प्रिंगफील्ड आए थे, लेकिन अगर उन्होंने रियल एस्टेट में हाथ डालने की कोशिश की तो अंत में उन्हें बड़ा घाटा उठाना पड़ा। सुशांत का जिक्र तानिया ने सोफे से उठते हुए कहा, यह सब गुंथर डैनियल नाम के आदमी की वजह से हो रहा है। विनीता ने थोड़ा चौंक कर पूछा, गुंथर डैनियल? प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज वाले सुशांत? हाँ वही, तानिया ने जवाब दिया। रोनी, विनीता का उपनाम। तुम तो स्प्रिंगफील्ड की हो, क्या तुम उसे जानती हो? मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तानिया ने उम्मीद से पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ सुना है उसके बारे में, विनीता ने कहा। फिर मन ही मन उसने सोचा, मैं सुशांत को नहीं जानती, लेकिन उसके भाई कुशल को जानती हूं। ठीक है, अगर तुम उसे नहीं जानती तो कोई बात नहीं, तानिया ने निराश होकर कहा। विनीता ने तानिया को ध्यान से देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तानिया ने पूछा। तानिया, चूंकि सुशांत की नजर तुम पर है, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? विनीता ने चिंता जताई। मैंने सुना है कि वह बहुत कामुक है। अगर वह किसी औरत पर ध्यान दे तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता। तुम खूबसूरत हो तो वह तुम्हें भागने नहीं देगा। वाह, वह सफल नहीं हो सकता। आज उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे बॉस के भेजे हुए अंगरक्षकों ने उसके गुंडों को धूल चटा दी, तानिया ने दृढ़ता से कहा। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। सच में मुझे डर था कि उसने कुछ गलत किया होगा। अगर ऐसा होता तो मुझे तुम्हारे साथ सोने में घिन आती, विनीता ने राहत की सांस लेते हुए कहा। विनीता ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, सुशांत को सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को छूने की? लगता है तुम्हें जिंदा रहने की परवाह नहीं है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि स्प्रिंगफील्ड सिर्फ तुम्हारा है? हालांकि उसे याद आया कि तानिया ने अपने बॉस को सब कुछ बता दिया है, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। अब देखना होगा वह बॉस जिसे तानिया इतनी तारीफ करती है, क्या सच में सुशांत जैसे स्थानीय तानाशाह को रोक सकता है? विनीता ने खुद से कहा। अगर वह असफल भी हो जाए तो भी तानिया के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुले थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सुशांत अपने आप में कोई खास नहीं था, लेकिन उसका भाई कुशल स्प्रिंगफील्ड के 4 बड़े युवा मास्टरों में से एक था। अगर सुशांत को काबू करना है तो कुशल से भी पार पाना होगा। कुशल से निपटना आसान नहीं था। दूसरी तरफ जब ध्रुव को तानिया का फोन आया तो वह थोड़ा चौंक गया। उसने सोचा, यह बस एक रुका हुआ प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? अगर प्रोजेक्ट रुक भी गया तो पैसे वापस मिल ही जाएंगे। वो जानता था कि बाकी लोग भले डर जाएं, लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं थी। अगर जमीन रुक गई है तो भी कुछ नहीं होगा। अगर मेरे बस में हो तो मैं 8-10 और जमीन खरीदना पसंद करूंगा। पैसे खर्च कर रहा हूं, ये सब छोटी मोटी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती, ध्रुव ने खुद से सोचा। लेकिन ये सब वो तानिया को नहीं कह सकता था। उसने तय किया कि खुद जाकर चीजों को संभालना बेहतर रहेगा। ध्रुव ने मामले को जल्दी निपटाने का फैसला किया, क्योंकि उसे कैपिटल सिटी भी जाना था। जब ध्रुव स्प्रिंगफील्ड पहुंचा तो उसने तानिया को फोन किया। तुम कहां हो? उसने पूछा।
तानिया को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने जल्दी से अपना पता बताया और अपनी टीम को सूचित किया, बिग बॉस आ रहे हैं। उसने तुरंत खुद को तैयार किया और स्प्रिंगफील्ड में किराए पर लिए गए ऑफिस में पहुंच गई। विनिता को जैसे ही इस बात का पता चला, वह भी तानिया के साथ हो ली। वह लंबे समय से देखना चाहती थी कि तानिया का ये बॉस आखिर कौन है। ध्रुव ने टैक्सी ली और उस ऑफिस पहुंचा। यह एक 60 मंजिला इमारत थी। तानिया ने 36वीं मंजिल पर आधी जगह किराए पर ली थी। उनकी टीम छोटी थी, तो आधी मंजिल ही काफी थी। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। टीम का उत्साह उनमें से किसी ने भी अब तक बिग बॉस को नहीं देखा था। ये सभी विभिन्न उद्योगों के अनुभवी लोग थे, जिन्हें तानिया ने अन्य कंपनियों से हायर किया था। शुरुआत में ये लोग ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन तानिया का ऑफर इतना बड़ा था कि इनकार करना मुश्किल था। बहुत से लोगों की सैलरी उनकी पिछली कंपनी की तुलना में 3 गुना थी। पिछले आधे महीने में इस नई कंपनी ने कई बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया था। उन्होंने करीब 30 अरब डॉलर खर्च किए थे और एक प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब की एडवांस पेमेंट भी की थी। अगर पूरा हिसाब किया जाए तो सिर्फ आधे महीने में 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए गए थे। टीम की सोच, इतना पैसा देखकर ये अनुभवी लोग भी चौंक गए। उनके मन में बस एक ही बात थी, बॉस बहुत अमीर है। उन्हें भरोसा हो गया था कि इस कंपनी के साथ उनका भविष्य उज्जवल होगा। ये काम उनकी पुरानी कंपनियों से कहीं बेहतर था। बॉस का स्वागत अब सब कुछ पहले से अलग था। सब लोग एनर्जी से भरे हुए थे और काफी मोटिवेटेड लग रहे थे। जब मिस वार्नर ने बताया कि बिग बॉस आने वाले हैं, तो सबने खुद को प्रेजेंटेबल बना लिया और अपना बेस्ट साइड दिखाने के लिए रेडी हो गए। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि तानिया बाकी स्टाफ के साथ ऑफिस बिल्डिंग के सामने उसका इंतजार कर रही थी। ईस्ट लीग इंटरनेशनल के स्प्रिंगफील्ड वाले टेम्पोरेरी ऑफिस में अब 3 डिपार्टमेंट थे। लीगल डिपार्टमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करने और लीगल मैटर्स हैंडल करने के लिए जिम्मेदार था। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लीगल एक्सपर्ट्स थे। इसका हेड एक 40 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस्ड इंसान था, जो 20 से ज्यादा साल से लॉ फील्ड में काम कर रहा था और स्प्रिंगफील्ड के लीगल सर्कल में वेल नोन था। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट उन कंपनीज का एवैल्यूएशन करता था जिन्हें फंडिंग या इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी। फिर यह अलग अलग एस्पेक्ट्स के बेस पर डिसीजंस लेता था। इसमें 20 से ज्यादा इवैल्यूएटर्स थे और तानिया इसका हेड थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 लोग थे और ये सभी दूसरी कंपनीज के टॉप क्लास प्रोफेशनल्स थे। तानिया इस डिपार्टमेंट की भी हेड थी। करीब 40 लोग नीटली ड्रेस्ड ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़े थे और बड़े बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक यंग लड़का टैक्सी से उतरता है और तानिया उसका स्वागत करती है, तो सब शॉक हो गए। तानिया ने उसे मिस्टर ध्रुव कहकर पुकारा। इतने बड़े बिग बॉस इस तरह सिंपल तरीके से आएंगे, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या एक अरबों खरबों की प्रॉपर्टी वाला आदमी ऐसा हो सकता है? ये कितना अनबिलीवेबल है। लोग सोचने लगे, अगर बिग बॉस हमें बस आधे महीने में इन्वेस्टमेंट के लिए अरबों डॉलर एलोकेट कर सकते हैं, तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी कितनी होगी? शायद अरबों या सैकड़ों अरबों डॉलर। ऐसे आदमी को तो हमेशा बॉडीगार्ड्स के साथ रहना चाहिए, या कम से कम लग्जरी कार्स का कॉन्वॉय तो होना ही चाहिए। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करते, ये तो समझ आता है, लेकिन टैक्सी। ध्रुव के अराइवल ने उनकी अमीरों की सोच पूरी तरह बदल दी। शायद जिनसे हम अब तक मिले हैं वो काफी लोअर लेवल के लोग थे। असली रिच लोग ऐसे होते हैं, काम, क्लासी और कंपोज्ड। विनिता, जो खुद एक्सपीरियंस थी, ये सोचकर शॉक थी कि तानिया का बॉस
जिसकी प्रॉपर्टी सैकड़ों अरबों की है, टैक्सी से आया। मैंने हम्बल लोग देखे हैं, उसने सोचा, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा जो इस हद तक हम्बल हो। तानिया के ग्रीट करने के बाद बाकी दर्जनों लोग भी पीछे पीछे आने लगे। मिस्टर ध्रुव, मिस्टर ध्रुव। वैन और गॉर्डन ने एक साथ उसका अभिवादन किया। ध्रुव ने दोनों के कंधे थपथपाते हुए कहा, आपकी हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। हेलो मिस्टर ध्रुव। वेलकम मिस्टर ध्रुव। वेलकम मिस्टर ध्रुव। बाकी लोग भी ध्रुव का अभिवादन करते रहे। बॉस की सादगी और नया आदेश, नमस्ते सभी को, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन चूंकि मैं इस बार जल्दी में था, इसलिए मैंने कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया। हार्ड वर्क करते रहो और मैं साल के अंत में तुम्हें डबल बोनस दूंगा। ध्रुव ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। उसे ऐसी सिचुएशन का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। आखिर एक गरीब इंसान से दुनिया का सबसे रिच आदमी बनने में उसे बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा वक्त ही लगा था। उसकी सोच में अब तक कोई बदलाव नहीं आया था। अभी तो उसे कूल और काम दिखने का नाटक करना चाहिए और बस सिर हिलाना चाहिए। एक बड़े बॉस को ऐसा ही करना चाहिए। मिस्टर ध्रुव, हम आपसे गिफ्ट कैसे मांग सकते हैं? बिल्कुल सही, आपके लिए काम करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है मिस्टर ध्रुव। मिस्टर ध्रुव सबसे हम्बल और कूलेस्ट इंसान है जिनसे मैं कभी मिला हूं। ध्रुव की बात खत्म होते ही चारों ओर से तारीफों की आवाजें आने लगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बॉस इतना हम्बल होगा। कौन सा बॉस अपने एम्प्लॉइज के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है? यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। ध्रुव और तानिया आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे स्टाफ का पूरा ग्रुप था। हाँ मिस्टर ध्रुव, हमारा ऑफिस 36वीं मंजिल पर है, तानिया ने बताया। क्या ये किराए पर लिया है? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ आधी मंजिल किराए पर ली है। आधी मंजिल? ध्रुव ने थोड़ा तेज आवाज में पूछा। पीछे चल रहे लोग यह सुनकर टेंशन में आ गए। क्या बिग बॉस नाराज हैं? क्या हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं? हालांकि ऑफिस में सिर्फ 40 से ज्यादा लोग ही थे, लेकिन आधी मंजिल किराए पर लेना थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था। आधी मंजिल में कम से कम 100 लोग आराम से काम कर सकते हैं। कुछ कंपनीज तो 200 लोगों को भी एडजस्ट कर लेती हैं। शायद बड़े बॉस को यह फिजूल खर्ची लग रही है। लगता है कि साल के अंत में डबल बोनस की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। मिस तानिया, ऐसा लगता है कि आपने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया, ध्रुव ने थोड़ा गुस्से से कहा। तानिया थोड़ा कंफ्यूज हो गई। पहले उसे लगा कि ध्रुव उसे ज्यादा खर्च करने के लिए डांट रहे हैं, लेकिन ध्रुव के नेचर को देखते हुए वह समझ गई कि वह इतनी छोटी बात के लिए उसे सबके सामने नहीं डांटेंगे। इसलिए कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दें। पीछे खड़े बाकी लोग भी परेशान थे। लगता है कि बॉस अब अपनी पावर दिखाने वाले हैं। हमने तो अभी अभी सोचा था कि ध्रुव सर एक आइडियल बॉस हैं, और अब देखो, शायद उनकी स्माइल के पीछे उनका रियल नेचर छिपा है। जब तानिया कुछ नहीं बोली तो ध्रुव ने कहा, मिस तानिया, मकान मालिक से पूछो कि क्या यह बिल्डिंग सेल पर है। अगर हां, तो इसे खरीद लो। ईस्ट लीग इंटरनेशनल फ्यूचर में ग्लोबल लेवल पर जाएगा। आधी मंजिल किराए पर लेकर तुम किसे एम्बैरस करना चाहती हो? ध्रुव का बड़ा फैसला। जब ध्रुव ने यह बात कही तो उनके पीछे खड़े सभी लोग डर से सहम गए। यहां तक कि तानिया भी कुछ देर तक समझ नहीं पाई। क्या यह कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्ची नहीं है? उसने सोचा। उनके पास केवल 40 से कुछ अधिक कर्मचारी थे, लेकिन ध्रुव 60 मंजिला पूरी बिल्डिंग खरीदना चाहता था। यहां मौजूद लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स थे। अगर ऐसा न होता तो तानिया उन्हें अपनी टीम में जोड़ने के लिए इतना बड़ा खर्च नहीं करती। इनमें से कुछ लोग अपने अपने फील्ड में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते थे। उन्होंने कई बड़े अमीर लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन ध्रुव जैसा व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा। जिन मालिकों के साथ वे काम कर चुके थे, चाहे वे कितने भी रिच क्यों ना हो, इस तरह पैसा खर्च नहीं करते थे। उल्टा वे अपने एम्प्लॉइज की वैल्यू कम आंकने की कोशिश करते थे। मिस्टर ध्रुव,
हमारी करंट टीम में सिर्फ 40 लोग हैं। अगर आगे चलकर कुछ और लोगों को हायर भी किया जाए तो भी एक मंजिल काफी होगी। ये बिल्डिंग 60 मंजिला है। अगर हम इसे खरीद लें तो बाकी फ्लोर्स किराए पर देंगे? तानिया ने थोड़ी झिझकते हुए पूछा। अगर ध्रुव बिल्डिंग खरीदकर बाकी मंजिलें किराए पर दे देता तो यह लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता। आखिर यह जगह अब भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी। एक बार विकास हो गया तो इसकी वैल्यू जरूर बढ़ती। हालांकि बिल्डिंग अब भी खरीदना एक महंगा डील साबित हो सकता था। दूसरी पार्टी बेवकूफ नहीं थी। अगर भविष्य में कीमत बढ़ने वाली थी तो वो लोग भी यह बात जानते होंगे। किराए पर देने की जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मकान मालिक बनने नहीं। ध्रुव ने अपनी बात पूरी की और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मकान मालिक को फोन करके अपॉइंटमेंट लो, मैं उससे खुद बात करूंगा। मुझे स्प्रिंगफील्ड में आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यह जगह खरीदनी है। उसे डर था कि तानिया नेगोशिएशन में कुछ गड़बड़ कर देगी। अगर तानिया मकान मालिक से बात करने जाती तो शायद ज्यादा इंस्पेक्शन और इवैल्यूएशन होता। इससे डील की कीमत कम होने के बजाय उलझ जाती। बिल्कुल मिस्टर ध्रुव, तानिया ने तुरंत जवाब दिया। ध्रुव ने जब फैसला ले लिया था तो अब इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं था। तानिया को पता था कि एक बार ध्रुव कोई निर्णय ले ले तो उसे बदलना आसान नहीं है, और वैसे भी ये उसका पैसा नहीं था। वह तो बस एक एम्प्लॉई थी। वो दोनों ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चले गए और 36वीं मंजिल पर पहुंचे। उनके पीछे चल रहे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। सभी की आंखों में डिसबिलीफ था। बॉस के आते ही ऐसा लग रहा है जैसे रोलर कोस्टर राइड पर आ गए हों, किसी ने बुदबुदाते हुए कहा। 36वीं मंजिल पर पहुंचकर ध्रुव सीधे जनरल मैनेजर के कैबिन में गया और वहां बैठकर तानिया से पूरी सिचुएशन के बारे में सुनने लगा। हालांकि तानिया ने सुशांत वाले मामले को छिपा लिया। उसने बस इतना बताया कि सुशांत चाहता था कि वह उसे आधी कीमत पर जमीन बेच दे। ध्रुव ने यह सुनकर हल्के से मुस्कुराया। अगर वह इसे आधी कीमत पर बेचना चाहता है तो मैं तैयार हूं। ध्रुव का बड़ा कदम ध्रुव पैसे कमाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे घाटा हो या मुनाफा। उसे बस शानदार पॉइंट्स चाहिए थे। जब तक वह पैसे खर्च करता रहा और शानदार पॉइंट्स मिलते रहे, बाकी सब बेमायने था। लेकिन तानिया और बाकी लोगों के लिए यह एक झटका जैसा लगा। यह सब ध्रुव को थोड़ा कावर्ड दिखा सकता था। अगर यह बात बाहर आई तो हर कोई उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। ऐसे में तानिया स्प्रिंगफील्ड में कैसे काम करती रहेगी? ईस्ट लीग कैपिटल्स का फ्यूचर क्या होगा? अगर इसी तरह ध्रुव ने कायरता दिखाई तो उसकी पूरी व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा? उसे इस मामले में कड़ा जवाब देना था। दूसरे पक्ष को सबक सिखाना जरूरी था ताकि वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके। इससे ईस्ट लीग कैपिटल्स को स्प्रिंगफील्ड में रेपुटेशन मिलेगी और तानिया का काम भी आसान हो जाएगा। मिस तानिया, मकान मालिक से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लो और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज के गुणथर से भी मिलने का टाइम सेट कर लो। मैं पहले बिल्डिंग खरीदूंगा, फिर उससे मिलूंगा। ध्रुव ने काल्मली कहा। ठीक है मिस्टर ध्रुव, तानिया ने जवाब दिया। फिर उसने कॉल्स करना शुरू किया, लेकिन बिल्डिंग का मकान मालिक उस वक्त अवेलेबल नहीं था। इसलिए ध्रुव को पहले प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टीज के सुशांत से मिलना पड़ा। तानिया ने सुशांत को फोन लगाया। मिस वार्नर, क्या आपने इस बारे में सोच लिया? अगर आपको पता था कि बात इतनी आगे बढ़ेगी तो आपको शुरू में ही ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सबको परेशान कर रही हैं। आखिरकार आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, सुशांत ने अपनी टिपिकल टोन में कहा। उसे लगा कि तानिया उसकी बैकग्राउंड और इन्फ्लुएंस को पहचान गई होगी और अब माफी मांगने की कोशिश कर रही होगी। सुशांत, मेरे बॉस यहां हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तानिया ने साफ साफ कहा। ओह, तुम्हारा बॉस यहां है? क्या संयोग है। मैं काफी दिनों से तुम्हारे मिस्टीरियस बॉस से मिलना चाहता था।
एक बार तुम्हारा बॉस अग्री हो जाए तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझसे कैसे बचती हो। नहा धोकर मेरा इंतजार करो, सुशांत ने सार्कास्टिकली जवाब दिया। तानिया ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दोनों पार्टीज ने एक टी हाउस में मिलने का टाइम फिक्स कर लिया। जैसे ही तानिया ने सुशांत के साथ कॉल खत्म की, तभी विनीता अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। रोनी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बाहर वेट करने को कहा था। मैं बॉस से बात कर रही हूं, तानिया ने इरिटेशन में कहा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विनीता अचानक अंदर आ जाएगी। मैं उस आदमी से मिलने आई हूं जिसके बारे में मेरी तानियाई हर वक्त सोचती रहती है। मैं देखना चाहती हूं कि उसमें ऐसा क्या चार्म है जो तुम्हें अट्रैक्ट कर सकता है, विनीता ने टीजिंगली कहा। रोनी, ये क्या बकवास कर रही हो? वो मेरे बॉस हैं। अभी बाहर जाओ, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तानिया ने उसे थोड़ा फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश की। मैं कैसी बकवास कर रही हूं? तानियाई, तुम अक्सर अपने सपनों में उनका नाम पुकारती हो। ओह, ये मुझे बहुत परेशान करता है। तुम मेरे साथ होते हुए भी किसी और आदमी का नाम लेती हो, विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। रोनी, तानिया ने लाल चेहरे और हल्की लाल आंखों से कहा। रोनी ने सचमुच ध्रुव के सामने ऐसी बात कह दी थी और तानिया को पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। अब वह भविष्य में ध्रुव का सामना कैसे करेगी? उसे लगा जैसे वह 36वीं मंजिल से नीचे कूद जाना चाहती है। विनीता को भी महसूस हुआ कि मजाक ज्यादा हो गया है। उसने तुरंत कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये सब मजाक है। तुम्हारा नाम ध्रुव है ना? प्लीज इसे सीरियसली मत लो। इस समय ध्रुव भी थोड़ा हैरान था। उसने शुरू से ही विनीता पर ध्यान दिया था। विनीता कुछ अलग थी, जैसे उसमें कोई ऐसा चार्म था जो सबका ध्यान खींच लेता था। उसका फिगर भी तानिया से बेहतर था। मिस तानिया, ये कौन है? ध्रुव ने ऐसे पूछा जैसे उसने उनकी बातें नहीं सुनी हो। मिस्टर ध्रुव, ये विनीता रोजर्स हैं, यूनिवर्सिटी में मेरी सहपाठी और सबसे अच्छी दोस्त, तानिया ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। हाय मिस रॉजर्स, स्प्रिंगफील्ड में तानिया का ध्यान रखने के लिए आपका शुक्रिया, ध्रुव ने विनम्रता से कहा। तुम्हारे अंदर थोड़ा सेंस है, लेकिन शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। तानिया मुझसे ज्यादा करीब है और हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है, विनीता ने कहा। फिर भी मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। मिस रॉजर्स, आप कब फ्री होंगी? मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहूंगा। जरूरत नहीं, आपको तानिया की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करनी चाहिए। वह इन दिनों बहुत परेशान है। अगर आप नहीं आते तो सुशांत उसे जबरदस्ती बिस्तर पर ले जाने की कोशिश करता। विनीता की बात सुनकर ध्रुव ने सीधे तानिया की ओर देखा और पूछा, मिस तानिया, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मिस्टर ध्रुव, तानिया ने हल्के स्वर में कहा। मुझे सच बताओ, ध्रुव ने साफ आवाज में कहा। ध्रुव के इस टोन से तानिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मना नहीं कर सकती। विनीता ने भी ध्रुव के एटीट्यूड में बदलाव महसूस किया। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसे साफ साफ लगा कि एक ठंडी रोशनी उसके चारों ओर छा रही है। ध्रुव कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं लगता, उसने सोचा। अब वह ध्यान से ध्रुव को देखने लगी। जब ध्रुव ने तानिया की बात सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शुरू में उसने सोचा कि सुशांत बस पैसे मांग रहा था। अगर ऐसा था तो बात नेगोशिएबल थी। पैसे उसके पास वैसे भी बहुत थे, लेकिन अब सुशांत ने तानिया के प्रति गलत नियत रखने की हिम्मत की। यह तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। वह खुद को लकी समझ रहा था कि उसने वैन और गॉर्डन को तानिया की प्रोटेक्शन के लिए भेज दिया था, नहीं तो नतीजे अकल्पनीय होते। मिस्टर ध्रुव, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। वैन और गॉर्डन ने मेरी अच्छी तरह से रक्षा की। उल्टा उन्होंने सुशांत के कई गार्ड्स को धूल चटा दी, तानिया ने धीमी आवाज में कहा। मिस तानिया,
आगे से मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे टाइमली रिपोर्ट करेंगी। अगर वैन और गॉर्डन बस कुछ दिन लेट हो जाते तो क्या आप नतीजों की कल्पना कर सकती हैं? अगर मैं सुशांत को 8 टुकड़ों में भी काट दूं तो क्या इससे कुछ बदलेगा? मुझे समझ आ गया मिस्टर ध्रुव। तो क्या हम अब भी सुशांत से मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। चूंकि उसने ऐसा करने की हिम्मत की है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, ध्रुव ने शांत आवाज में कहा। मिस्टर ध्रुव, मुझे कुछ नहीं हुआ और सुशांत की बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हम स्प्रिंगफील्ड के नहीं हैं, इसलिए इस बात को भूल जाना बेहतर होगा, तानिया ने कहा। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखते हुए बोला, क्या वो यही है? मुझे देखना है कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि मेरे लोगों से उलझे। तानिया चुपचाप ध्रुव की पीठ को देख रही थी। ये वही आदमी था जिसे वह एडमायर करती थी। उसने उसके लिए किसी से भी लड़ने का हौसला दिखाया। विनिता भी इस पल शॉक में थी। जब ध्रुव बोलता था तो ऐसा लगता था जैसे वह दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर देख रहा हो। इतनी कम उम्र में कोई ऐसा कैसे महसूस करा सकता है? यह उसकी सोच से परे था। सुशांत अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ तय जगह पर पहुंचा। उनमें से एक का कद छोटा था, लेकिन उसके अंदर जबरदस्त एक्सप्लोसिव ताकत थी। वह अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग का चैंपियन था और उसने 27 लगातार जीत दर्ज की थी। उसने हर ओपोनेंट को बुरी तरह हराया था। दूसरा बॉडीगार्ड लंबा चौड़ा था, करीब 2 मीटर लंबा और वजन 300 किलोग्राम से ज्यादा। वह एक विदेशी था जिसे पहले मर्सनरी, भाड़े का सिपाही बताया गया था। हालांकि सुशांत को यकीन था कि स्प्रिंगफील्ड में कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तानिया के साथ पिछले एनकाउंटर के बाद वह सतर्क था। उस बार तानिया के साथ आए वैन और गॉर्डन ने उसके गार्ड्स को चित कर दिया था। इस बार उसने अपनी सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग के 2 सबसे मजबूत फाइटर्स चुने। सुशांत इन दोनों से बहुत कॉन्फिडेंट था। उसे भरोसा था कि ये दोनों वैन और गॉर्डन को हराने के लिए काफी हैं। सुशांत तय समय पर पहुंचा और प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ। ध्रुव, तानिया, वैन और गॉर्डन पहले से ही वहां मौजूद थे। विनिता नहीं आई। उसे डर था कि सुशांत उसे पहचान लेगा। वह अपनी पहचान छिपाकर रखना चाहती थी, कम से कम अभी के लिए। ध्रुव कुर्सी पर रिलैक्स्ड बैठा था। तानिया उसके लिए चाय बना रही थी। वैन और गॉर्डन उसके पीछे खड़े थे। सुशांत कमरे में दाखिल हुआ, ध्रुव के सामने बैठा और तानिया द्वारा बनाई गई चाय का एक घूंट लिया। उसकी नजर तानिया के फिगर पर टिक गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। सुशांत की आंखें वासना से भरी थीं, जैसे वह तानिया के कपड़ों के पार देखना चाहता हो। उसने ध्रुव को नजरअंदाज कर दिया, जो सामने बैठा था, और वैन और गॉर्डन को भी, जो चुपचाप खड़े थे। तानिया को सुशांत की घूरती नजरों से डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। उसने चायदानी नीचे रखी और ध्रुव के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने ध्रुव को अपने शरीर को कवर करने के लिए शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। उसने ध्रुव के कंधों पर अपने हाथ रखे और हल्की झिझक के साथ उसके कंधों को सॉफ्टली सहलाने लगी। ध्रुव को तानिया की इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। यह पहली बार था जब वे इतने करीब थे। वह थोड़ी देर के लिए स्टन्ड रह गया, लेकिन जल्द ही संभल गया। यह देखकर सुशांत के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। तानिया वह लड़की थी जिसे वह पसंद करता था, और अब वह उसके सामने किसी और के साथ इतनी क्लोज होकर उसका अपमान कर रही थी। इतना ही नहीं, तानिया ने हमेशा उसे एक कॉन्फिडेंट और बिजनेस वुमन की तरह बिहेव किया था, लेकिन अब वह ध्रुव के सामने एक नर्म और शाय लड़की की तरह एक्ट कर रही थी। सुशांत इसे कैसे बर्दाश्त करता? वह भीतर ही भीतर गुस्से से खौल रहा था। तानिया ने सुशांत की आंखों में इमोशंस का बदलता असर देखा, लस्ट से लेकर गुस्से तक। उसने हल्की सी मुस्कान दी। अचानक वह ध्रुव की ओर झुकी और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया।
उसने अपने सॉफ्ट गालों से ध्रुव के चेहरे को हल्के से छुआ। ध्रुव ने महसूस किया कि तानिया की सांसों में एक खास सुगंध थी। उसने सुशांत के चेहरे की ओर देखा। वह ऑलमोस्ट गुस्से के एक्सप्लोजन के एज पर था। ध्रुव समझ गया कि तानिया ये सब डिलिबरेटली कर रही थी। वह सुशांत को प्रोवोक करना चाहती थी। चलो तानिया, एंजॉय कर लो, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तानिया ने न केवल सुशांत को चिढ़ाने का फैसला किया था, बल्कि उसने अपने दिल की बात को भी एक्सप्रेस करने का मौका लिया। जब से ध्रुव ने कहा था कि वह सुशांत से बदला लेगा, चाहे कुछ भी हो, तानिया उसकी कॉन्फिडेंट ऑरा से कंप्लीटली इंप्रेस्ड हो चुकी थी। अब जब उसका दिल ध्रुव के लिए धड़कता था, तो वह उसे खुद को पास आने देने से क्यों रोके। सुशांत का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उसके मन में खतरनाक विचार आने लगे। क्या तुम मेरे सामने अपना प्यार दिखा रहे हो? ठीक है, जब तुम मेरी मुट्ठी में होगे, मैं भी तुम्हारे साथ यही करूंगा, सुशांत ने मन में सोचा। फिर उसने अपने भाई कुशल को टेबल के नीचे से सीक्रेटली एक मैसेज भेजा। उसने कुशल को बताया कि दूसरे लोग बाहर के हैं और बहुत पावरफुल हैं। उसने कहा कि उन्होंने न केवल उसके प्लान्ड प्रोजेक्ट को छीन लिया है, बल्कि वे उस पर हमला भी करना चाहते हैं। मैसेज भेजने के बाद सुशांत ने अपने गुस्से को काम कर लिया। ध्रुव और तानिया को देखते हुए उसने सोचा, कर लो अपनी प्यार की नुमाइश, मैं बाद में तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली डोमिनेशन क्या होता है। अब जब वह सोच रहा था कि बस कुछ देर में वह ध्रुव के सामने तानिया पर कंट्रोल कर लेगा, तो उसका ट्विस्टेड दिल अचानक से शांत हो गया। सुशांत को प्राइवेट रूम में आए कुछ मिनट हो चुके थे और अब तक किसी ने कुछ नहीं कहा था। तभी ध्रुव ने साइलेंस तोड़ा। तो तुम सुशांत हो? मैंने सुना है कि तुम मिस तानिया का इंसल्ट करना चाहते हो और चाहते हो कि हम तुम्हें वो जमीन बेच दें जिस पर हमने बोली लगाई थी, वो भी आधी कीमत पर। सुशांत ने शांति से जवाब दिया, आपने शायद गलत सुना है। ध्रुव ने आईब्राव उठाते हुए कहा, ओह, तो सच क्या है? मुझे बताओ। सुशांत ने एरोगेंस के साथ कहा, सच ये है कि तुम न सिर्फ मुझे वो जमीन फ्री में दोगे, बल्कि मिस तानिया को अपने पीछे से साफ करके मेरे पास भेजोगे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा रिक्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस कहां से आया? सुशांत ने रिलैक्स्ड होकर जवाब दिया, क्योंकि मैं स्प्रिंगफील्ड में सुशांत का दूसरा बेटा हूं। अगर तुम जैसे आउटसाइडर्स यहां सेटल होना चाहते हो, तो तुम्हें हमारी सर्विस करनी होगी, वरना तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट्स यहां फेल हो जाएंगे। ध्रुव ने शांत होकर पूछा, स्प्रिंगफील्ड में सुशांत का दूसरा बेटा? अच्छा, तो तुम कुशल को जानते हो? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? यह सुनकर सुशांत कुछ कंफ्यूज्ड हो गया। ध्रुव कुशल को जानता था। इसके अलावा उसने कुशल का नाम ऐसे कैजुअली ले लिया जैसे कोई डर या रिस्पेक्ट ही नहीं। स्प्रिंगफील्ड में कुशल का नाम लेने की हिम्मत किसकी होती थी? सभी उसे मिस्टर कुशल कहकर बुलाते थे। जो लोग कुशल का नाम सीधे पुकारते थे, वो या तो उसके लेवल के होते थे या हॉस्पिटल में पड़े होते थे। ध्रुव कौन है? सुशांत ने मन ही मन सोचा, क्या मैंने किसी पावरफुल इंसान को प्रोवोक कर दिया है? सुशांत थोड़ा नर्वस होने लगा। पिछले कुछ सालों में सुशांत को स्प्रिंगफील्ड में जो करना होता था, वह कर लेता था। इसकी दो वजह थीं। पहली, स्प्रिंगफील्ड में उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग थी। उसका भाई कुशल शहर की टॉप 4 प्रतिभाओं में से एक था। उनके कई कॉन्टैक्ट्स थे, इसलिए उन्हें कुछ भी करने में दिक्कत नहीं होती थी। दूसरी वजह यह थी कि सुशांत एरोगेंट होते हुए भी कभी किसी पावरफुल व्यक्ति को इंटेंशनली प्रोवोक नहीं करता था। जब उसने तानिया को ट्रबल करना शुरू किया था, उसने पहले ईस्ट लीग इंटरनेशनल की बैकग्राउंड चेक की थी। उसने पाया था कि यह साउथ रिवर प्रांत के रिवर सिटी में
रिसेंटली शुरू हुई एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। भले ही कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, लेकिन उसके पास कोई स्ट्रांग कनेक्शंस नहीं थे। यही वजह थी कि सुशांत ने सोचा कि वह इस सिचुएशन का फायदा उठाकर पैसे कमा लेगा और तानिया जैसी खूबसूरत लड़की को अपने बिस्तर तक ले आएगा। ईस्ट लीग इंटरनेशनल ने हाल ही में स्प्रिंगफील्ड में बड़ा निवेश किया था। ध्रुव ने जिस जमीन पर कब्जा किया था, वहां उनका कुल निवेश 50 बिलियन से ज्यादा था। अगर दूसरा पक्ष सुशांत की बात नहीं मानता, तो कुशल की ताकत से ईस्ट लीग इंटरनेशनल का पूरा निवेश डूब सकता था। इसीलिए सुशांत ने तानिया को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल के इस बॉस से निपटना इतना आसान नहीं होगा। उसकी नजर में कोई भी साधारण इंसान उसके भाई कुशल को उनके पहले नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं करता था। तुम मेरे भाई को जानते हो? सुशांत ने थोड़ा असहज होकर पूछा। ध्रुव थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सुशांत और कुशल भाई होंगे। ध्रुव को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वह और कुशल दोनों एसीसी के मुख्य सदस्य थे, लेकिन कुशल और बिल के बीच पहले से ही मतभेद थे। ध्रुव को भी बिल ने जोड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कुशल के खिलाफ था। इसके अलावा कुशल ने हमेशा ध्रुव के प्रति शत्रुता दिखाई थी। अब जब वह उसका दुश्मन था, तो उसे कुचलना ही सही रहेगा। भले ही कुशल ने ध्रुव को नुकसान नहीं पहुंचाया होता, सुशांत के किए गए कृत्यों के कारण ध्रुव उसे माफ नहीं कर सकता था। पैसा ध्रुव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके करीबियों का अपमान उसकी नीति के खिलाफ था। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम्हारे भाई कुशल को पता है कि तुमने क्या किया? क्यों ना तुम उसे कॉल करके बताओ। मेरा नाम ध्रुव है, बस यही कहना। ध्रुव की बात सुनकर सुशांत का दिल धड़कने लगा। जो कोई भी किसी के भाई के सामने अपना नाम बताने का साहस करता था, इसका मतलब था कि वह भाई से परिचित था और शायद एक ही स्तर पर था। अगर वे समान स्तर के न भी हुए, तो भी सुशांत को एहसास हो गया कि यह मामला अब जटिल हो चुका है। उसने अपने मन में कहा, अगर मैंने ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जो मेरे भाई के बराबर है, तो यह बड़ी समस्या होगी। यह सोचकर ही सुशांत थोड़ा कांप गया। कुशल के गुस्से से वह भी डरता था। तुम कौन हो? सुशांत ने घबराए हुए पूछा। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा था मेरा नाम ध्रुव है। तुम मेरे बारे में अपने भाई से पूछ सकते हो। सुशांत ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, अगर तुम और मेरे भाई एक दूसरे को जानते हो, तो चलो आज जो हुआ उसे भूल जाते हैं। मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूं। सुशांत उठकर बाहर जाने लगा। वह ध्रुव की पहचान के बारे में और जानकारी जुटाना चाहता था। जहां तक कुशल को कॉल करने की बात थी, उसे अभी इसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, पहले ध्रुव की पूरी पहचान पता चल जाए, फिर जरूरत पड़ी तो माफी मांग लूंगा। आखिरकार सुशांत ने फैसला किया कि महान व्यक्ति वही होता है जो सही समय पर झुकना जानता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, वैन और गॉर्डन ने उसका रास्ता रोक लिया। सुशांत ने गुस्से से पलटकर पूछा, ध्रुव, ये क्या कर रहे हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मेरे प्रोजेक्ट को निलंबित करवा दिया और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरा अपमान करने की भी कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मामले को ऐसे ही छोड़ दूंगा? ध्रुव ने गुस्से में कहा। तुम चाहते क्या हो? सुशांत ने सवाल किया। मुझे क्या चाहिए? क्या इस जगह के सामने चौक नहीं है? वहां जाओ, घुटनों के बल बैठो और मिस तानिया से माफी मांगो, फिर मैं ये मामला शांत कर दूंगा। ध्रुव ने ठंडे लहजे में कहा। नहीं ध्रुव, छोटे मोटे फायदे के पीछे मत भागो। अगर ये मामला बढ़ गया तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सुशांत ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम उनसे पब्लिक में घुटने टेक कर माफी मांगने को कहोगे?
ये तो नामुमकिन है। सुशांत सोच में पड़ गया। इससे न केवल उसकी बल्कि उसके भाई कुशल और उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अगर उसने ऐसा किया तो पहला शख्स जो उसे ढूंढने आता वो कुशल होता। कुशल अपनी इज्जत को हर चीज से ऊपर रखता था। ध्रुव ने फिर तंज कसा, नहीं तो आज जाने के बारे में सोचो भी मत। कुशल को बुलाओ, वही तुम्हें लेने आएगा। ध्रुव आज ईगो के साथ खेल रहा था। वो कुशल से भिड़ने का मूड बना चुका था। वो चाह रहा था कि जो लोग उसका अपमान करें उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़े। ध्रुव और कुशल दोनों एसएससीसी के मेंबर्स थे। ध्रुव उम्मीद कर रहा था कि संगठन इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकालेगा, लेकिन कुशल संगठन का सीनियर मेंबर था और ध्रुव अभी नया था। इसलिए ये मुमकिन था कि संगठन कुशल का ही साथ देगा। फिर भी ध्रुव बेफिक्र था। उसने हाल ही में 2 बड़े संगठनों में जगह बनाई थी। यही वक्त था ये साबित करने का कि वो सही है। ये मेरी गलती नहीं है, ध्रुव ने अपने आप से कहा। मैं तो बस रूल्स फॉलो कर रहा था। दूसरा पक्ष ही था जिसने इश्यू क्रिएट किया। उसे यकीन था कि संगठन रूल्स के हिसाब से उसके साथ खड़ा रहेगा। ध्रुव ने सोचा, इस मौके का फायदा उठाकर अपनी साख मजबूत करता हूं। अगली बार बड़ी डील फाइनल करना आसान हो जाएगा। उसने एक ठंडी सांस भरी और मन ही मन हंसा। हर दिन मैं उठकर सोचता हूं कि पैसे कैसे खर्च करूं। लगता नहीं कि किसी और के पास मेरी तरह यह प्रॉब्लम होगी। सुशांत ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, ध्रुव, ज्यादा दूर मत जाओ। अगर स्प्रिंगफील्ड में तुम्हें टिकना है तो तुम्हें लोकल फोर्सेस पर डिपेंड रहना होगा। इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ ताकि दोनों पार्टीज इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। मैं आज तुम्हें झुकने पर मजबूर कर दूंगा और तुम इसके बारे में कर ही क्या सकते हो। ध्रुव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। फिर उसने वैन और गॉर्डन को इशारा किया, उन्हें नीचे ले जाओ। कुशल को बुलाओ, वही इन्हें लेकर जाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, वैन और गॉर्डन ने सुशांत के बॉडीगार्ड्स पर हमला कर दिया। चारों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि गंथर के बॉडीगार्ड्स कमजोर नहीं थे, फिर भी वैन और गॉर्डन से पीछे थे। वैन और गॉर्डन की ट्रेनिंग ऐसी थी जो जिंदगी और मौत की लड़ाई से निकली थी। सुशांत समझ चुका था कि ये लड़ाई अब जल्दी खत्म नहीं होगी। कई सालों से वे दोनों ही टॉप लेवल के फर्स्ट लाइन मास्टर्स थे और टाइगर रैंक से बस एक कदम दूर। सिर्फ कुछ दर्जन चालों में ही उन्होंने सुशांत के दोनों बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा दिया। सुशांत के आदमियों की लड़ने की ताकत वहीं खत्म हो गई। सुशांत को अंदाजा नहीं था कि सामने वाले इतने ताकतवर होंगे। ये वही लोग थे जिन्हें उसने कुशल की अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग से चुना था। अगर इन्हें इतनी जल्दी हराया जा सकता था तो इसका मतलब था कि ध्रुव को हल्के में लेना भारी भूल होगी। पलक झपकते ही मैदान में सिर्फ सुशांत अकेला बचा। ध्रुव आगे बढ़ा। ध्रुव, तुम चाहते क्या हो? मेरी बात सुनो। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं मरते दम तक लड़ूंगा। तुम सोच लो इसका अंजाम क्या होगा। सुशांत ने घबराते हुए कहा। अब उसे सच में डर लगने लगा था कि ध्रुव उसके साथ कुछ कर देगा। मरते दम तक की लड़ाई? जिस पल से तुमने मिस तानिया के बारे में गलत सोचना शुरू किया, उसी वक्त ये लड़ाई शुरू हो गई थी। अब मैं थोड़ा ब्याज वसूलूंगा, ध्रुव ने कहा। फिर उसने सुशांत के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़! एक जोरदार चीख के साथ सुशांत कई मीटर दूर जा गिरा। उसके कुछ दांत हवा में उड़ गए। ध्रुव का थप्पड़ इतना ताकतवर था कि सुशांत का आधा चेहरा सूज गया और उसके आधे दांत लगभग गिर चुके थे। यह सब देवेंद्र ने देखा, जो अभी अभी दरवाजा खोलकर अंदर आया था। कुशल के राइट हैंड माने जाने वाले देवेंद्र को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। कुशल ने उसे फोन करके कहा था कि सुशांत को देखने के लिए किसी को भेजे, लेकिन देवेंद्र ने सोचा, अगर मैं इसे हल नहीं कर सकता तो और लोगों को लाने का कोई फायदा नहीं। जैसे ही उसने देखा कि सुशांत थप्पड़ खाने के बाद जमीन पर पड़ा है,
उसे और किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ी। वह सीधे ध्रुव की ओर दौड़ा और उसे मुक्का मारने की कोशिश की। कुशल का आदमी सुशांत के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मैंने ध्रुव को निपटाया नहीं तो कुशल को क्या जवाब दूंगा? देवेंद्र ने मन ही मन सोचा। लेकिन ध्रुव की अवेयरनेस कमाल की थी। जैसे ही देवेंद्र ने दरवाजा खोला, ध्रुव ने उसे पहले ही देख लिया था। ध्रुव को पहले से ही अंदाजा था कि प्रतिद्वंद्वी उस पर हमला करेगा, लेकिन जैसे ही वह हमला करने और उसे खत्म करने वाला था, वैन और गॉर्डन ने तेजी से कदम बढ़ाया। उन्होंने तुरंत देवेंद्र को रोक लिया और उसी समय उस पर अटैक किया। वैन और गॉर्डन सालों से एक साथ काम कर रहे थे। इस तरह की सिचुएशन में उनकी आपसी समझ जबरदस्त थी। गॉर्डन ने देवेंद्र के हर पंच को ब्लॉक किया। वहीं वेन ने नीचे झुककर उसके लोअर पार्ट पर हमला किया और उसे गिराने के लिए लेग स्वीप किया। देवेंद्र, जो ध्रुव को पंच मारने वाला था, अचानक खुद पर दो लोगों के हमले का सामना करने लगा। वेन और गॉर्डन का ये पूरी तरह कोऑर्डिनेटेड अटैक देखकर भी वह घबराया नहीं। उसने गॉर्डन को पंच मारते हुए अपने दाहिने पैर से वेन की किक को ब्लॉक किया। वेन और गॉर्डन दो कदम पीछे हटे। ध्रुव ने उन्हें हाथ बढ़ाकर संभाल लिया, जिससे उनकी मूवमेंट धीमी हो गई। उधर देवेंद्र 5-6 मीटर पीछे दीवार से टकराया। जोरदार आवाज हुई और दीवार से पेंट का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। उसकी छाती से खून बहने लगा। खून धीरे धीरे उसके मुंह के किनारे से निकल रहा था। देवेंद्र गुस्से और हैरानी में दोनों था। मुझे लगा था यह आसान होगा, लेकिन ये दोनों भी मेरी बराबरी के निकले। वैन और गॉर्डन ने देखा कि उनके जॉइंट अटैक के बावजूद देवेंद्र अब भी खड़ा है। वे थोड़ा हैरान थे। काफी समय हो गया था जब उन्होंने अपनी टक्कर का कोई मिला था। हम दोनों मिलकर किसी को भी गिरा सकते हैं जब तक वो टाइगर रैंक का न हो। लेकिन देवेंद्र ने उनके तेज अटैक को पकड़ लिया और अब भी खड़ा था। देवेंद्र ने अपनी सांसें काबू में करते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम लोग कौन हो और तुमने सुशांत के दूसरे बेटे को चोट क्यों पहुंचाई? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लड़ाई का जोश झलक रहा था। तुम कौन हो? ध्रुव ने देवेंद्र की ओर देखते हुए पूछा। मैं देवेंद्र हूं। अब मैं सुशांत के बड़े बेटे के लिए काम करता हूं, देवेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। कुशल? बिल्कुल। देवेंद्र, जल्दी करो, मदद करो, मेरी मदद करो। सुशांत किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और घबराहट में चिल्लाने लगा। देवेंद्र ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वैन और गॉर्डन की जोड़ी के खिलाफ वह पहले से ही कमजोर था। अब जबकि वह चोटिल हो चुका था, जीतने का तो सवाल ही नहीं था। उसके दिमाग में अब बस यही उम्मीद थी कि कुशल का नाम सुनकर ध्रुव शायद रुक जाएगा। आखिर कुशल स्प्रिंगफील्ड के 4 सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। बहुत कम लोग थे जो उनका अनादर करने की हिम्मत करते, लेकिन ध्रुव की मुस्कान ने सब साफ कर दिया। उसने कुशल का नाम सुना और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सुशांत की ओर बढ़ा। वैन और गॉर्डन ने इशारा समझा। वे तुरंत देवेंद्र की ओर मुड़े और बिना कोई वक्त गंवाए हमला शुरू कर दिया। देवेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह कुछ सोच या बोल पाता, वैन और गॉर्डन का हमला उस तक पहुंच गया। वह सिर्फ अपना बचाव करने की कोशिश कर सकता था। कुछ ही पलों में देवेंद्र का शरीर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। वह पूरी तरह अपनी लड़ने की ताकत खो चुका था। सुशांत यह सब देखकर पूरी तरह डर गया। देवेंद्र, जो कुशल का राइट हैंड था, अब खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। डर से कांपते हुए सुशांत ध्रुव के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर ध्रुव, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको नाराज नहीं करना चाहिए था। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। मैंने ध्रुव जैसे इंसान को क्यों उकसाया? बेवजह खुद के लिए यह मुसीबत क्यों मोल ली?
यहां तक कि देवेंद्र, जो कुशल का सबसे भरोसेमंद आदमी था, हार चुका था। अब उसकी क्या बिसात थी? ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, कुशल को फोन करो, उससे कहो कि आकर तुम्हें यहां से ले जाए। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।